फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो बदनाम गलियाँ भाग 6। अब तक हमने पढ़ा कि जीनत को बचाने के लिए पार्वती दिन रात शाकाल को झेल रही थी। वहीं दूसरी ओर जीनत पार्वती को ये सब सहन करते देख अंदर ही अंदर घुट रही थी। इसीलिए उसने एक दिन हार के शाकाल के आगे वहाँ बाहर जाने के लिए हाँ भर ही दी। उसके बाद अब जीनत वापस आती है तो उसको देखकर अन्नू भाग के पार्वती के पास आती है और उसको बताती है कि जल्दी चल पार्वती, जीनत आ गई है। जीनत कहाँ है जीनत? यह कहकर पार्वती बेसुध सी जीनत के कमरे की तरफ भागी। अब आगे जीनत के कमरे के बाहर लड़कियों की काफी भीड़ थी और शाकाल सबको वहां से भगाने के लिए चिल्ला रहा था। इतनी लड़कियों को वहां देख घबराहट के मारे पार्वती के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसने अन्नू का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनकी तरफ देखकर बोली, इतनी भीड़ क्यों है? हुआ क्या है? जीनत ठीक तो है ना? सही से तो नहीं पता, मगर शायद वही हुआ है जो 5 साल पहले पल्लवी के साथ हुआ था। मगर क्या हुआ था ये आज तक नहीं पता चला। सब कुछ दबा दिया गया था और हमसे सब छुपा लिया गया था। और फिर इलाज के बहाने पता नहीं उसे किस अस्पताल में भेजा कि आज 5 साल हो गए हैं और वो वापस नहीं आई। किसी की हिम्मत नहीं जो पूछे, और जिसने पूछना चाहा उसे सिवा निराशा और तकलीफ के कुछ नहीं मिला। पता भी नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। तुम्हारा शक सही था पार्वती, निहायती घटिया लोग हैं ये सब। मगर तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अन्नू ने पार्वती को सांत्वना देते हुए कहा। यह सब सुनकर पार्वती का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया था। जीनत, वो जोर से चिल्लाई और उसके कमरे की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी आवाज सुनकर लड़कियों ने पलटकर उसे देखा और फटाफट उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पार्वती जीनत के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और बिस्तर पर बेहोश पड़ी जीनत को देख रही थी। वहीं कमरे में शाकाल भी था। जीनत को बेहोश देख पार्वती की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक जीनत को देखा। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून के धब्बे थे। क्या हुआ जीनत को? घबराहट के मारे उसके मुंह से निकला, अरे होता क्या, साली बेहोश हो गई वहाँ। तो वो लोग इसे यहाँ पटक कर चले गए। 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, 1 पैसा भी नहीं देगा वो इसका। साला भेजना ही नहीं चाहिए था इसे वहाँ। शाकाल जीनत की तरफ देखकर गंदा सा मुंह बनाकर गुस्से में चिल्लाया। इस बार शाकाल की बातें सुनकर तो जैसे पार्वती हैरान ही रह गई। एक लड़की की जान पर बनी है, पता भी नहीं क्या हुआ उसके साथ, और इसको अपने पैसे की पड़ी है। पार्वती का मन गुस्से और घृणा से भर आया और वो अपने अंदर के बवाल को नहीं रोक पाई और शाकाल को गालियां देते देते जोर जोर से चीत्कार करने लगी। उसके रोने की आवाज आज पूरी इमारत में गूंज रही थी। उसका ये रूप देखकर शाकाल तो वहां से कब का गायब हो चुका था। पार्वती भागकर जीनत के सिरहाने बैठ गई और रोते रोते कभी उसके बाल सहलाती तो कभी उसका हाथ। उसकी आंखों से लगातार आंसू झड़ रहे थे और मन में अजीब द्वंद्व चल रहा था। अब क्या होगा? ये सब क्यों हो गया? तुम क्यों चली गई जीनत? मगर जवाब देने वाला तो बेहोश पड़ा था। तभी एक लड़की भागते हुए कमरे में आई। फूलन देवी डॉक्टर को लेके इधर ही आ रही है। यह सुनकर वहां खड़ी सारी लड़कियां अपने कमरों में भाग गई। अब बस वहां रह गई थी पार्वती और अन्नू दीदी। थोड़ी ही देर में फूलन देवी डॉक्टर के साथ जीनत के कमरे में खड़ी थी। कमरे में घुसते ही वो जीनत के समीप आकर खड़ी हुई और पार्वती को सांत्वना देते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा पार्वती, ऐसे नहीं रोते मेरे बच्चे। देखो डॉक्टर आई है ना, उसे देखने दो, फिर हम जीनत का अच्छे से इलाज करवाएंगे। फूलन देवी की बातें सुनकर पार्वती को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर फिर भी वो शांत रही और जीनत के पास से उठकर अन्नू के पास जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर अंदर आई और बोली, आप सब बाहर जाइए, मुझे इनकी जांच करनी है। डॉक्टर, जांच करके सीधे मेरे कमरे में ही आ जाना, मैं वही बात करूंगी। ये कहकर फूलन देवी वहां से चली गई। वो दोनों बाहर आ गए और डॉक्टर ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जितनी देर डॉक्टर अंदर रही, पार्वती के दिल में धक धक होती रही। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला तो वो दोनों वापस अंदर चले गए। क्या हुआ है जीनत को? पार्वती ने अंदर घुसते ही डॉक्टर से प्रश्न किया तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। मैंने कुछ दवाई लिख दी हैं, आप इन्हें देते रहिएगा, और इनका खून भी जांच के लिए ले लिया है। डॉक्टर ने पार्वती को नपातुला जवाब दिया और वहां से जाने लगी।
तो पार्वती ने भागकर उसका रास्ता रोक लिया और बोली, आप ऐसे नहीं जा सकती डॉक्टर, मैं सब जानना चाहती हूँ। मेरे मन में ना जाने कितने सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं। आज आपको मुझे जवाब देना ही होगा। जीनत को क्या हुआ है डॉक्टर? ये बेहोश क्यों है? ये दवा किस चीज़ की है और ये कपड़ों पर खून कैसा है? पार्वती ने एक सांस में ही सारे सवाल पूछ डाले। डॉक्टर ने पार्वती का हाथ हटाते हुए कहा, देखिए, मुझे किसी से कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, बस आपकी दोस्त का इलाज ही कर सकती हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो पार्वती चिल्लाई, रुकिए डॉक्टर, कुछ हमारी भी सुनते जाइए। हम भी इंसान ही हैं, भले ही हमारे साथ जानवर सा सुलूक होता हो, लेकिन हमारे पास जुबान है। हम उनकी तरह मूक नहीं, दर्द हमें भी होता है और उनको भी, मगर एक जानवर भी शायद आप लोगों से ज़्यादा समझदार और वफादार होता होगा। अगर आपकी सारी इंसानियत पहले से ही मर चुकी है तो आप बेशक यहाँ से चली जाइए, मगर यह हमेशा याद रखिए कि बदलाव और क्रांति एक इंसान से भी आ सकती है, वरना तो 5 साल पहले भी एक पल्लवी बनी थी, एक आज बनी है और आगे भी बनती ही रहेंगी। यह कहकर पार्वती सुबक सुबक कर रोने लगी। डॉक्टर कुछ देर चुपचाप खड़ी पार्वती को देखती रही, फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर पार्वती के करीब जाकर बोली, इंसानियत है मेरे अंदर और मैं तुम लोगों का दर्द भी समझती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे किसी से कुछ भी कहने के लिए मना किया गया था, पर अब मजबूर नहीं हूँ। यह सुनते ही पार्वती ने अपनी आंसू भरी नज़र उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा तो उत्तर में डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, देखो पार्वती, मैं तुमको सब कुछ बता रही हूँ, मगर तुम ये बात फूलन देवी को मत पता लगने देना, ठीक है? पार्वती ने उत्तर दिया तो डॉक्टर पार्वती से बोली, देखो पार्वती, तुम्हारी दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसको काफ़ी सारी अंदरूनी चोटें और घाव हैं, इसी कारण तुमको उसके कपड़े खराब दिखे। और ये जो दवाइयाँ मैंने लिखी हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब इन्फेक्शन की दवाइयाँ। घाव कैसे हो गई? वो ठीक तो हो जाएगी ना? और वो बेहोश क्यों है अभी तक? पार्वती ने घबराकर थोड़ा चिंतित स्वर में पूछा तो डॉक्टर 2 पल के लिए चुप हो गई, फिर पार्वती की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ बोली, कायदे में तो तुम्हारी दोस्त को इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए था, मगर मुझे पता है फूलन देवी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनकी और उस नेता की पार्टी की करतूतें वो छुपा नहीं पाएंगी। करतूतें? कौन सी करतूतें? मैं कुछ समझी नहीं। पार्वती की घबराहट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पार्वती, जीनत के साथ अप्राकृतिक संबंध हुआ है, जिस कारण उसकी ये हालत हुई है, और यह एक अपराध को जन्म देता है। और मुझे तो ये भी शक है कि ऐसा करने के लिए उन्होंने इसको कोई तेज़ ड्रग भी दिया है, इसीलिए अभी तक होश में नहीं आ पाई है। इसीलिए मैंने इसके खून की जांच के लिए खून का एक नमूना भी ले लिया है। अगर इसे कल तक होश आ जाए तो इसका ध्यान रखना, इसको मानसिक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे पार्वती और अन्नू दोनों ही स्तब्ध रह गई। इतना घिनौना तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पार्वती ने एक नज़र जीनत पर डाली और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, और फिर वो खुद को संभाल नहीं पाई और बिफर बिफर कर रोने लगी। मुंह से कुछ भी शब्द नहीं फूट पा रहे थे, बस दिल रो रहा था और आंखों से नीर बह रहा था। शांत हो जाओ पार्वती, और हो सके तो इसको अस्पताल ले जाना। मैं कल आती हूँ रिपोर्ट के साथ, अगर आ पाई तो। डॉक्टर ने आखिरी लाइन एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा और वहाँ से चली गई, क्योंकि शायद वो जानती थी कि ये सब पता लगने के बाद फूलन देवी उसे वहाँ घुसने भी नहीं देगी। अभी थोड़ी देर पहले जो वो पार्वती को जता रही थी वो तो बस उनका दिखावा और दोगलापन था। शाम के 7 बज चुके थे और सब लोग जीनत को उसके हाल पर छोड़ अपने अपने धंधों में लग चुके थे। बस अगर कोई शांत सा, उदास सा, निष्क्रिय सा बैठा था तो वो थी पार्वती, जो वहीं जीनत के नज़दीक ही बैठी थी। जीनत अभी भी बेहोश ही थी और पार्वती धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फैला रही थी, मगर उसका मन शांत नहीं था। डॉक्टर की कही गई बातें उसके अंतर मन को रह रहकर घायल कर रही थी। इतना नीच कोई इंसान कैसे हो सकता है जो जानवर से भी बदतर हो जाए, अपने अंदर के सारे विकारों को ही प्रकट कर दे? क्या इंसानियत वाकई मर चुकी है? क्या केवल अपने कुछ पल के मनोरंजन में कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो दरिंदगी की किस सीमा को लांघ रहे हैं? क्या बीती होगी बेचारी पर? क्या किया होगा उन लोगों ने जो ये इस हालत में पहुंच गई? बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हुआ ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
काश मैं तुम्हारी वेदना कुछ तो कम कर पाती जीनत। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों से लगातार अश्रु बहकर उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। बाहर गलियारे में भी काफ़ी हलचल बढ़ चुकी थी और बाहर वालों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी, मगर किसी को किसी से मतलब नहीं था। सब कुछ पहले सा सामान्य ही लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। या तो अब सबके दिल पत्थर के हो चुके थे, या तो वो फूलन देवी और शाकाल के डर का परिणाम था। मगर पार्वती तो जैसे आज अपनी सुध बुध ही बिसरा बैठी थी। बाहर कौन क्या कर रहा है उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। फिर एक बार फिर वहाँ की फिजाओं में मीठी सरगम छिड़ चुकी थी और गजल की मीठी ध्वनि कानों में घुल रही थी। उधर फूलन देवी हंस हंस कर अपने कमरे में टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी। शाकाल भी वहीं फूलन देवी के पास में ही बैठा था। अरे सरकार, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे यहाँ। आपको तो कहने की कोनो जरूरत है ही नहीं, आप तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा हमारा। हे। अपने गंदे दांत दिखाते हुए फूलन देवी हंसी और एक और पान उठाकर फटाफट अपने मुंह में रख लिया कि तभी वहां उस डॉक्टर का प्रवेश हुआ। डॉक्टर को देखकर फूलन देवी ने फटाफट अपना फ़ोन नीचे रख दिया और मुंह के पान को एक तरफ दबाकर डॉक्टरनी से बोली, आइए आइए डॉक्टर मैडम, तशरीफ़ रखिए, कहिए क्या समाचार लाई हैं आप वहाँ से। फूलन देवी ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसके रंग ढंग देखकर वो डॉक्टर पहले ही समझ गई थी कि अब होने वाला तो कुछ है नहीं, और फिर उसने कमरे में घुसते घुसते फूलन देवी की बातें भी कुछ कुछ सुन ही ली थी। मगर फिर भी एक उम्मीद के साथ वो बोली, देखिए फूलन देवी, आप उस लड़की जीनत को जल्द से जल्द किसी अस्पताल में भेज दीजिए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी घाव है उसके, अप्राकृतिक संबंध हुआ है उसके साथ, उसे चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है। वो आपके ही संरक्षण में है तो आपके भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं उसके खून का नमूना भी ले जा रही हूँ साथ जांच के लिए। डॉक्टर ने फूलन देवी की तरफ देखते हुए कहा तो फूलन देवी अजीब तरह से हंसते हुए भावहीन स्वर में बोली, ये सब तो तुम्हारे को पता है डॉक्टरनी साहिबा, कुछ नया हो तो बताओ और हमको जिम्मेदारी का पाठ ना ही पढ़ाओ, जितना कहा गया है बस उतना ही करो। यह सुनकर डॉक्टर के पास तो जैसे कोई शब्द ही नहीं रह गए थे। वो अब क्या कहे और क्या सुने, वो भी इन जैसे भावहीन लोगों के आगे। नहीं, इनको तो राक्षस कहना ही उचित होगा। हालांकि उसको ऐसा होने की पहले से ही उम्मीद थी, मगर फिर भी उसका मन एक अजीब सी गलाने से भर गया। जब आप सब पहले से ही जानती थी तो मुझे बुलाया ही क्यों? डॉक्टर ने अपने गुस्से के भावों को अपने मन के भीतर समेटते हुए कहा तो फूलन देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुमको सिर्फ यहाँ दिखावा करने के लिए बुलाया गया है, इलाज करने या उदारता दिखाने के लिए नहीं, समझी? और अब जाओ यहाँ से, काम खत्म तुम्हारा। और जीनत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, यही बोलोगी अब तुम। ओ शाकाल, पैसे दे इसके जितने हुए और चलता घर इसे यहाँ से। फूलन देवी की बातें सुनकर शाकाल जोर जोर से हंसने लगा और 1000 के कुछ नोट उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, ले रख ले, और अगर कम हो तो बता देना, मगर जुबान सील कर रखना अपनी। एक भी शब्द बाहर निकला तो तेरी जुबान ही सील दूंगा हमेशा के लिए। यह कहकर शाकाल डॉक्टर को देख बहुत गंदे से मुस्कुराया। ये क्या बदतमीजी है, आप लोग तो जानवर से भी बदतर हो। आप लोगों की इंसानियत तो कभी की मर चुकी है, मगर मेरे अंदर की बाकी है अभी तक। अपनी ये गंदी कोड़ियाँ अपने पास रखो। ऐसा बोलकर डॉक्टर ने वो नोट उठाए और उल्टा शाकाल के मुंह पर दे मारे और तेजी से वहाँ से चली गई। डॉक्टरनी की इस हरकत से शाकाल काफ़ी सकपका गया और गुस्से से उसके पीछे बढ़ा ही था कि फूलन देवी ने उसे रोक दिया। गुस्सा आगे के लिए बचा कर रखो अपना, ये कुछ नहीं कर सकती, अपनी नहीं मगर अपने परिवार की फिक्र है इसे। यह बोलकर फूलन देवी कुटिलता से मुस्कुराई, मगर शाकाल अपने इस अपमान से अंदर तक जल चुका था। वो फूलन देवी की तरफ देखकर चिल्लाया, और बुलाओ इसे, देख लिए तेवर, क्या जरूरत थी बुलाने की? और वहाँ जीनत के कमरे में बड़ा प्यार आ रहा था आपको जीनत और पार्वती पर, देखा था मैंने। शाकाल को इतना व्यग्र और व्याकुल देख फूलन देवी बोली, शांत करो खुद को थोड़ा, ये सब करना पड़ता है, एक भी लड़की खिलाफ हो गई तो संभालना भारी हो जाएगा। भूल गई 5 साल पहले का? वो तो अच्छा हुआ था कि उस वक्त हमने पल्लवी को अस्पताल में इलाज के नाम भेजकर हमेशा के लिए ही गायब करवा दिया था, नहीं तो कोई कसर नहीं बची थी विद्रोह होने में। फूलन देवी ने शाकाल को शांत करते हुए कहा,
अब इसका देखना है हमें ही कि क्या करना है। वो तो अच्छा हुआ हमने पहले ही नेताजी को फोन कर मालूम कर लिया था पूरा माजरा। बेचारे नेताजी की कोई गलती ना है, माफ़ी मांग रहे थे, बोल रहे थे हमारे लोगों ने तो कुछ नहीं किया। वो तो उनकी पार्टी में आए कुछ विदेशी टट्टुओं को ज़्यादा ही अंगाई चढ़ रही थी, जो जवानी के जोश और थोड़ी मस्खरी में ये सब कर गए। बात को यही दबाने के लिए गुजारिश कर रहे थे हमसे, और बदले में अच्छा खासा धन देने के लिए भी। बस ये जीनत ठीक हो जाए। फूलन देवी ने धीरे से शकाल से नेता से हुए बातचीत का खुलासा करते हुए कहा। उसकी आंखों में लालच की पोटलियां साफ नजर आ रही थी, जिस कारण वो कपटी और दुष्ट नेता भी फूलन देवी को बेचारा लग रहा था। तो क्या उसे अस्पताल भेजोगी अब? शकाल ने आश्चर्य से सवाल किया तो फूलन देवी बोली, दिमाग पर मिट्टी पड़ गई है क्या तेरे? वो बाहर के डॉक्टरों के हाथ लग गई तो बात नहीं फैल जाएगी। अभी मुंह पर उंगली रखकर शांत बैठो। आप बोलो तो पिछली बार की तरह इसे भी गायब करवा दूं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। शकाल ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा तो फूलन देवी तुरंत बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खोपड़िया है भी कि नहीं तुम्हारे पास? आ बैल, मुझे मार वाला काम मत ही कर देना तुम, समझे? जाओ शांत बैठो अभी। तुमको क्या लगता है इस बार इतना आसान होगा सब कुछ? वैसे ही वो पार्वती अभी बहुत उद्विग्न अवस्था में है। जब यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तब देखेंगे। फूलन देवी और शकाल दोनों को ही इस वक्त सिर्फ धन की पोटलियां दिखाई दे रही थी। उनको दर्द में पड़ी उस लड़की या उसकी तड़प या जख्मों से कोई लेना देना ही नहीं था। उधर पार्वती जीनत के होश में आने का इंतजार करते करते ही सो गई थी। सुबह के 5 बज रहे थे और किसी के बिलबिलाने और चीखने की आवाज के साथ ही उसकी आंख खुल गई। जीनत पास ही बिस्तर पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो होश में तो आ गई थी, मगर दवाइयों के असर के कारण अभी भी गफलत में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपने पेट से निचले हिस्से को अपने हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसको कितनी वेदना हो रही होगी। जीनत को इतनी वेदना में देखकर पार्वती काफी घबरा गई थी। उसने अपने पल्लू से जीनत का चेहरा पोंछा, जो कि पसीने से भीगा हुआ था, और उसका माथा सहलाते हुए बोली, जीनत, मैं पार्वती। आंखें खोलो जीनत, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास। इस वक्त पार्वती की आवाज में जीनत के लिए ममता झलक रही थी और उसके दिल की घबराहट और पीड़ा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पार्वती की आवाज सुनकर जीनत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और चेहरा दर्द से। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पार्वती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो पार्वती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखों से भरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए और उसने एक बार फिर अपनी आंखें मूंद ली और दर्द से करहाने लगी। उसकी बात सुनकर पार्वती तो जैसे बहुत ही घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का ध्यान आया तो उसने फटाफट दवा निकाली और जिस तरह डॉक्टर ने खुराक बताई थी उस तरह जीनत को दे दी। फिर वो उसके नज़दीक ही बैठ गई और उसका माथा सहलाने लगी। अब उसका करहाना थोड़ा कम होने लगा था। पार्वती समझ गई थी कि दवाइयों ने अपना असर दिखा दिया है। लगभग 20-25 मिनट बाद जीनत की फिर से आंख लग गई और अब वो बिल्कुल पहले जैसी निढाल बिस्तर पर पड़ी थी। सुबह के 3 बज चुके थे। पार्वती उठी और दरवाजा खोलकर वहां से सीधा अन्नू के पास पहुंची और उसका कुंडा खटखटाया। कुछ ही देर में अन्नू ने दरवाजा खोल दिया। उसे थोड़ा अस्त व्यस्त देख पार्वती ने हल्के से अंदर झांका और इशारे से पूछा, कोई है क्या? ग्राहक है। तो बता, इतनी सुबह सुबह? अन्नू ने दरवाजा ढुकाया और बाहर आकर अपने बालों का जूड़ा सा बनाते हुए पार्वती से सवाल किया, दीदी, वो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप थोड़ा देर जीनत के पास रहोगे? मुझे कुछ ज़रूरी काम है। पार्वती ने थोड़ा झिझकते हुए अन्नू से पूछा। अभी थोड़ा समय लगेगा पार्वती, इसके जाते ही आती हूँ। जाने को भी नहीं बोल सकती, तू समझ रही है ना? अन्नू ने अपनी परेशानी बताते हुए पार्वती से कहा। तो पार्वती अपनी गर्दन हिलाते हुए धीरे से बोली, समझ रही हूँ दीदी, आप जब आ सको आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी करके। यह बोलकर पार्वती वहां से चली गई और वापस जीनत के पास आकर बैठ गई। वो एक पल के लिए भी जीनत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर बिना किसी सहायता के जीनत को संभालना उसके लिए आसान भी नहीं था। यही सोचते सोचते 1 घंटा बीत गया। तभी उसके कमरे का कुंडा खड़का और अन्नू अंदर आई।
लो मैं आ गई पार्वती, मगर तुमको जाना कहाँ है, क्या काम है? अन्नू ने वहीं जीनत के समीप बैठते हुए पूछा। है कुछ काम दीदी, फूलन देवी के पास जाना है कुछ बातें करने, मगर पहले आप इसके कपड़े बदलने में मेरी मदद करो, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। देखो तो कितने खराब हो चुके हैं, इसको भी अच्छा महसूस होगा। पार्वती ने जीनत की तरफ इशारा करते हुए अनु से कहा। तो अनु ने हामी में अपनी गर्दन हिलाई और एक बाल्टी में सफाई के लिए थोड़ा निवाया पानी ले आई और फिर दोनों ने मिलकर उसके खराब कपड़ों को उससे अलग किया और अनु धीरे धीरे उसके बदन को गीले तौलिए से पोंछने लगी। दवाई के असर के कारण जीनत अभी भी गहरी नींद में थी, मगर बीच बीच में उसकी एक दर्द भरी सिसकी की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ ही जाती थी। जीनत को देखकर दोनों की ही आंखों से लगातार आंसू झड़ रहे थे। अंदरूनी जख्म जो थे वो तो थे ही साथ उसके शरीर पर पीटने, काटने और नाखूनों की खरोंचों के भी निशान थे। उनसे ही उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो ना जाने वो इतना दर्द सह कैसे रही होगी। उन्होंने उसको अच्छे से साफ करके साफ कपड़े पहना दिए। फिर पार्वती अन्नू से बोली, दीदी आप जीनत के पास ही रहना, मैं जरा फूलन देवी के पास जाती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगी तो अन्नू पीछे से बोली, देख लो पार्वती, एक बार फिर सोच लो, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। अन्नू की बात सुनकर पार्वती रुकी। उसने एक बार पीछे मुड़कर अन्नू को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पता है दीदी, मगर एक बार मिलने में क्या हर्ज है, क्या पता जीनत की किस्मत ही जोर मार जाए। यह कहकर वो फूलन देवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। फूलन देवी उस वक्त शायद उसी नेता से फ़ोन पर बात कर रही थी। उनके चेहरे पर जीनत के लिए जरा भी चिंता या दुख के भाव नहीं थे। इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? यही सोचते सोचते उसने फूलन देवी के कमरे का कुंडा खटखटाया तो फूलन देवी ने मुंह उठाकर दरवाजे की ओर ताका। पार्वती को वहां खड़ा देखकर उसने फटाफट फ़ोन रख दिया और अपने सड़े हुए दांत चमकाकर हंसते हुए बोली, अरे पार्वती, आओ आओ बच्चा, बोलो, कुछ कहना है मुझसे। यह सुनकर पार्वती अंदर गई और वहीं पास ही एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। वो हम जीनत के बारे में बात करने आए हैं। पार्वती ने थोड़ा डरते हुए शुरुआत की। हाँ बोल, क्या कहना है? यह बोलकर फूलन देवी ने फटाफट एक पान उठाकर अपने मुंह में ठूस लिया और फिर सरोते से सुपारी काटने लगी। पार्वती के मुंह से जीनत का नाम सुनकर फूलन देवी के चेहरे के भाव बदल गए थे। पार्वती वहीं फूलन देवी के पैरों के पास नजदीक ही जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, जीनत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है, उसके लिए कुछ करो ना मौसी। ठीक है, देखती हूँ, जा तू अब। फूलन देवी ने सुपारी काटना रोक एक नज़र पार्वती के ऊपर डालकर बिना किसी भाव वाले चेहरे से कहा और फिर अपने काम में लग गई। पार्वती कुछ देर वहीं खड़ी देखती रही, मगर फूलन देवी की कोई खास प्रतिक्रिया ना देख वापस लौट आई, इस आस में कि आज नहीं तो कल फूलन देवी कुछ तो करेगी, उनको कुछ तो दया आएगी। मगर शायद वो गलत थी। अब तो उसे उस डॉक्टर का भी सहारा नहीं था, क्योंकि ये तो वो समझ चुकी थी कि फूलन देवी अब उस डॉक्टर को भी नहीं आने देगी। उसकी लिखी दवाइयों से ही अब उसे काम चलाना पड़ेगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और पार्वती और अन्नू दोनों ही अपने अपने तरीके से जीनत का साथ दे रही थी। पार्वती उसकी देख रेख करके और अन्नू उसके लिए जरूरी दवाइयाँ लाकर, क्योंकि एक वो ही थी जो बाहर आती जाती रहती थी और बाहर की सब चीज़ें अच्छे से जानती थी। पार्वती रोज फूलन देवी के पास एक आस लेकर आती, मगर रोज खाली हाथ ही लौट जाती। फिर भी उसने ना तो हिम्मत छोड़ी थी और ना ही जीनत का साथ। जीनत ठीक तो हो रही थी, मगर बहुत धीरे धीरे, और जब जब दवा का असर कम होता तो वो दर्द से ऐसे चीखती थी कि पूरे गलियारे में सिर्फ उसकी ही आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसे सुनकर शायद कोई पत्थर भी पिघल जाए। मगर फूलन देवी शायद पत्थर से भी गई गुजरी हो चुकी थी। उस घटना ने जीनत के शरीर को ही नहीं बल्कि उसके दिलो दिमाग को भी तोड़ दिया था, और वो ड्रग जो उसे दी गई थी उससे उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी। वो कहते हैं ना कि शरीर के घाव तो वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर मन के घाव जिंदगी भर के लिए अपना निशान छोड़ जाते हैं। वही जीनत के साथ हो रहा था। उसके घाव तो भर गए थे, मगर ठीक तरीके से और जरूरी इलाज ना मिल पाने के कारण बहुत सी नई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। वो रात रात भर जागती रहती। एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया था। थोड़ी बहुत देर सोती भी तो चीख कर उठ जाती।
उस दिन के हादसे को याद कर कभी सिहर जाती तो कभी रोने लग जाती। ना तो दिल का कुछ कह पा रही थी और ना जी पा रही थी। बिना दवा के उसे सुलाना अब नामुमकिन सा हो गया था। इन सब तकलीफ़ों ने जीनत का मनोबल बिल्कुल बुरी तरह तोड़ दिया था। इस बात को 20-25 दिन बीत चुके थे और जीनत और ज़्यादा अवसाद में डूबती जा रही थी। ना किसी से बोलती, ना चलती, ना हंसती, ना मुस्कुराती। भोलापन और चुलबुलापन तो जैसे छू हो गया था। फूलन देवी और शकाल के डर से पार्वती भी चाहकर उसे इतना समय नहीं दे पाती थी, मगर जब भी मौका मिलता उसके पास पहुंच जाती और उसके साथ समय बिताती। हालांकि उसने फूलन देवी से हाथ पैर जोड़कर कुछ समय के लिए उसे इस गंदगी से दूर रखने की मोहलत मांग ली थी, जब तक कि वो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाती। और ये उसने किस कीमत पर किया था, ये तो बस वो ही जानती थी। अब तो रात दिन उसे बस यही चिंता सताती थी कि बस कैसे भी करके जीनत पहले जैसी हो जाए, एक प्यारी और मासूम सी जीनत जिससे वो पहली बार मिली थी और उसके भोलेपन पर अपनी जान निसार करने को तैयार रहती थी। मगर पता नहीं वो अब संभव भी होगा या नहीं कभी। यह सोचते हुए उसने एक निगाह गुमसुम बैठी जीनत पर डाली और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 7 में, जहां आप देखेंगे क्या जीनत वापस पहले जैसी हो पाती है, क्या पार्वती उसको इस सदमे से बाहर निकाल पाएगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।